अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू में बात करूंगा। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो इस तंजीम को बहुत सारी मुबारकबाद, इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए जिसकी ज़रूरत इस वक्त समाज को, सोसाइटी को है। जो मेरा टॉपिक है वो है 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के 75 साल। मुझे पता है कुछ लोग मेरी ज़बान समझेंगे, मुझे मलयाली नहीं आती, आपको उर्दू थोड़ी कम आती होगी, हिंदी कम आती होगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से बात बन जाएगी इंशाल्लाह। भारत की आज़ादी के 75 साल। कोई मजनू कोई फरहाद बना फिरता है, कोई मजनू कोई फरहाद बना फिरता है, इश्क में हर कोई उस्ताद बना फिरता है, जिससे ताबीर की एक ईंट उठाई न गई, ख्वाब के शहर की बुनियाद बना फिरता है। केरल वालों, हम आज चर्चा कर रहे हैं भारत की आज़ादी के 75 सालों पर। कहने को बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन सोचो तो बड़ा मुश्किल भी है। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। ये जो 75 सालों की बुनियाद है, अगर इसकी तह में जाऊं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जंग आज़ादी के अजीम योद्धा हैं, और उनकी अगुवाई करते हुए एक धोती एक लाठी लिए हुए महात्मा गांधी हैं। उनके पीछे खड़ा है एक हुजूम, और हमारी आंखों में है तमाम जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के चेहरे। मैं याद कर रहा हूं मोहम्मद अब्दुल रहमान साहिब को, याद कर रहा हूं मोइदू मौलवी साहिब को, वाकोम अब्दुल खादिर साहिब को, मैं याद कर रहा हूं भगत सिंह, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद तक को। लेकिन अगले ही लम्हे जब इन 75 सालों का नया भारत देखता हूं तो सामने नए दावेदार हैं, नए ठेकेदार हैं, जो ये कहते घूम रहे हैं कि भारत तो हमसे बना है, भारत जो कुछ है वो हमारी वजह से है। मेरे भाई, ऐसे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट निकल आए हैं जो ये तक बोल रहे हैं कि भारत की आज़ादी तो 2014 में मिली है। अब वो ये भी कह रहे हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद की तस्वीरें देखता हूं और बाहर इन फ्रिंज एलिमेंट्स के बयान सुनता हूं कि आज़ादी तो 2014 में मिली है, तब मुझे किसी का शेर याद आता है कि फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब कहां थे तुम। केरल वालों, आज़ादी 75 सालों की जवान आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी से के बचपन से जवान होने का जो सफ़र है, उस सफ़र में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिनकी मौत पर अहद हाजिर के बड़े शायर साहिर लुधियानवी ने कहा था कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो पंडित नेहरू जिन्होंने आज़ादी की राह में अपनी हथेलियां बिछा दी और आज़ादी से कहा कि तुम्हारे पैर बड़े नाजुक हैं, अभी मेरी हथेलियों पर चलो वरना कांटे चुभ सकते हैं। जिन्होंने उस दौर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कहा, सोचिए उनका विजन कितना बड़ा था, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कहा कि हम देश को एक ऐसा संविधान देना चाहते हैं, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं जिसमें लिखा हो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। क्या विजन था, क्या ख्वाब था। वो संविधान जो बताता है कि जिसमें अंबानी के वोट की जितनी अहमियत है
उतना ही केरल के किसी गांव के किसान की भी वोट की अहमियत है, जो ये बताता है कि जितना प्राइम मिनिस्टर के वोट की अहमियत है उतना ही किसी इमरान प्रतापगढ़ी के भी वोट की अहमियत है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 25, 30 जो ये कहता है कि देश के रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज के जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें बचाया जाएगा, उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें सेफ रखा जाएगा। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब मुल्क बढ़ चुका था, कमोबेश आज जैसी ही नफरतें चारों तरफ फजाओं में घुली हुई थी, उस वक्त में भी कोई पंडित किसी एक मौलाना से कहता है कि आओ अबुल कलाम आजाद मेरे सीने से लगो और हमारी कैबिनेट में देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनो और देश की नई पीढ़ी को पढ़ने लिखने का रास्ता हमवार करो। हम कैसे भूल सकते हैं उस अजीम इंसान को। ये जो मद्रास, खड़गपुर, बंबई, दिल्ली, मुंबई में आईआईटी की बुलंद इमारत दिख रही है, इसकी बुनियाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाब हैं। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एनएसडी, ये जो संगीत नाटक अकादमी है, इसकी बुनियाद में पंडित नेहरू के ख्वाब हैं। कितना बड़ा था पंडित नेहरू का पॉलिटिकल विजन, जो ये कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि भारत एक ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक शख्स की हां में हां मिलाएं। मैं चाहता हूं कि मुल्क में एक मजबूत अपोजिशन हो, मजबूत विपक्ष हो। भारत की आजादी के 75 साल, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक्स का नेशनलाइजेशन, भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म कानून, परमाणु परीक्षण, आप कैसे भूल सकते हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी को। एक ऐसा दौर जब मुल्क की सत्ता में काबिज पार्टी न तो लोकसभा में, न तो विधानसभा में, न तो राज्यसभा में किसी एक अकलियत को टिकट देती है, बल्कि पहले से मौजूद मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, एमजे अकबर को एक झटके में किनारे लगा देती है। मेरे भाई, नारे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन नारों के बरक से सच्चाई बहुत अलग है। हमने वहां ऐसी भी सियासत देखी है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के राष्ट्रपति बनाए गए, प्रेसिडेंट बनाए गए, हमने वो पॉलिटिक्स भी देखी है कि जब रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, खान गनी चौधरी साहब, खुर्शीद आलम खान, मोहसिना किदवई जी, जेड आर अंसारी साहब, पीएम सईद साहब, सीके जाफर शरीफ साहब, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, के रहमान खान साहब, उस्मान आरिफ जैसे लोग इस देश की सेंट्रल की कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए जाते रहे। हमने वो पॉलिटिक्स भी देखी जब एक एंटोनी साहब इस देश के डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए। हमने वो पॉलिटिक्स देखी जब एक खामोश सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ये जो आज़ादी के 75 सालों का ताना बाना है, इस पे हम तबसरा कर रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये जो सेकुलर लफ्ज है, आज का टॉपिक टॉलरेंस भी है, ऐसे में ये जो सेकुलर लफ्ज है जिसे आज नागपुर से भी गाली मिलती है और हैदराबाद से भी गाली मिलती है, उस सेकुलर लफ्ज को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42वें अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने जरूरी बना दिया, उसका हिस्सा बना दिया। हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के डाइस पे, मेरा ख्याल है मैं सबसे छोटी उम्र का हूं, यहां खड़ा होकर के यह तस्लीम करता हूं कि इन 75 सालों में तमाम कड़वी यादें भी हैं, लहू लहू मंजर भी हैं, संविधान के खिलाफ सड़क पर उतर करके लड़ती हुई तंजीमें भी हैं। उन्हीं सब के दरमियान लोकतंत्र से टूटता हुआ भरोसा भी है और ढहाई गई इबादत गाहें भी हैं, जिनका दर्द आज भी पुरानी पीढ़ी की जबीनों पर मौजूद है। ये जब्र भी देखा है, तारीख के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लेकिन जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, नई चुनौतियों से लड़ने का नाम है। ऐसा नहीं कि नई सदी में कोशिशें नहीं हुई। आज आपके पास, इस देश के एक एक इंसान के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, मनरेगा है, 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो एक मिथ एक पार्टी ने बनाया है, दरअसल वो झूठा है। मैं यूपीए की उस हुकूमत के दौरान सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई
उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम हुकूमत ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि जब तक बीमारी पता नहीं होगी उसका इलाज नहीं हो सकता है। 2007 का रंगनाथ मिश्रा कमीशन, 2013 का अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट, 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसे अब लगभग बंद कर दिया जा रहा है। यहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैठे होंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यूपीए के वक्त प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम याद करिए, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन याद करिए और उसे बचाने की लड़ाई भी लड़िए। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दी गई है, यूनिवर्सिटीज के कैंपस करा रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर के जामिया से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक के कैंपस करा रहे हैं। मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठाता रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम चुप नहीं हैं, हम लगातार बोल रहे हैं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। केरल वालों, इस शानदार प्रोग्राम में मैं खड़ा होकर आज़ादी के 75 सालों पे जब बात कर रहा हूं तो हम इन दिनों ये मंजर भी देख रहे हैं कि हम संस्कृत का एक सूत्रवाक्य सुनते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जब हम इस सूत्रवाक्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर लाल किले की दीवार से देश के प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी सुनते हैं कि इस देश में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान की जरूरत है, उधर भाषण होता रहता है। अगले 2 घंटे बाद इसी देश में बिल्कीस के जो बलात्कारी हैं वो रिहा किए जाते हैं, सरकारी शय पर रिहा किए जाते हैं। हमारी आंखें ये मंजर भी देख रही हैं। ऐसे में ये जो सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, इस नारे को सच बनाने की जरूरत है। मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो मजबूत पिलर हैं वो पिलर कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। और मेरा मानना है कि उसमें मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। मीडिया की लगाम कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगपतियों के हाथों में गई है जो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। मीडिया एक ऐसा सच है जिसे हमें तस्लीम भी करना है और जिस पर हमें बात भी करना है। मैं सच कहूं, पसे दीवार झूठ बोलते हैं। मैं सच कहूं, पसे दीवार झूठ बोलते हैं। मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मिली है जब से उन्हें बोलने की आज़ादी, तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। मीडिया जो डेमोक्रेसी का एक सबसे ज़रूरी और सबसे अहम पार्ट है, वो पार्ट कहीं ना कहीं प्रेशर में है। इन 75 सालों की आज़ादी के तबसरे पर हमें मीडिया पर भी तबसरा करने की ज़रूरत है। केरल की इस तंजीम ने आज ये टॉपिक रखा है। मैं उस टॉपिक पे बात करूं तो मेरी आंखों में तमाम चेहरे उभर के आते हैं। आज़ादी के तमाम खूबसूरत लम्हे भी आते हैं, लेकिन तमाम दर्द भी आते हैं। तो मैं यहाँ खड़ा होकर के अपनी नई पीढ़ी से, मैं अभी सिर्फ 35 ईयर्स का हूँ, बिल्कुल नौजवान हूँ, पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। मैं अपनी नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी स्पीच में आपको यह बताएगा कि वक्त मुश्किल है डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इट्स ए टफ टाइम। लेकिन मैं आपको होप दिलाता हूं, आपको उम्मीद दिलाता हूं कि कितना भी टफ टाइम क्यों ना हो, तारीख ने, वक्त ने इससे बुरा वक्त देखा है, इससे मुश्किल वक्त देखा है। आने वाला दिन अगर हम मजबूती से लड़ते रहे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो एक बेहतर वक्त फिर लौट के आएगा। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। डरने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त भारत दुनिया के नक्शे में जहां खड़ा है, उस नक्शे में जो भारत है, उस भारत में जो 2 लाइन खींची है, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि मुल्क उनकी तानाशाही से चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा। उधर दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि यह मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों से चलेगा, मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और उस लड़ाई में, यह बड़ी लड़ाई है,
हमें छोटा नहीं सोचना है। जब बड़ी लड़ाई हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं और बड़े विजन के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मैं अपनी नई नस्लों से ये कहना चाहता हूं कि हां, नए नए कानून तैयार हैं, नए नए ड्राफ्ट तैयार हैं। सरकार ये समझ ही नहीं पा रही है कि देश को यूनिफॉर्मिटी की नहीं बल्कि इक्वलिटी की जरूरत है। इक्वालिटी कभी भी इनफॉर्मिटी से नहीं आती है। मैं उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद था जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया। मैं पार्लियामेंट में था, मैं अपोज कर रहा था और मैं यहां खड़ा होकर के भी यह कह रहा हूं कि हमारी सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मिटी से ज्यादा इस देश को इक्वालिटी की जरूरत है और उसके लिए हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी। अगर चैलेंजेस बड़े हैं तो पॉजिटिव पहलू भी बड़ा है। मैं केरल में खड़ा हूं, लेकिन केरल में खड़ा होकर के पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से यह कहना चाहता हूं कि कभी कैफी आजमी ने कहा था कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अगर चैलेंजेस हैं तो तमाम पॉजिटिव पहलू भी हैं। आने वाला वक्त उम्मीद रखिए, यकीन रखिए कि डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा होगा और हम ये जो आज़ादी के 75 साल हैं इसे और खूबसूरत बनाएंगे, इस देश को और बेहतर बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। केसी वेणुगोपाल जी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में स्पेशली फोर्स करके भेजा। मैं इस प्रोग्राम में आ करके और तमाम जिम्मेदारान से मिल करके ये महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के सम्मेलनों की, कॉन्फ्रेंसेज को पूरे देश में ज़रूरत है और इस तंजीम को बहुत सारी मुबारकबाद। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बत।